तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिस्ट्री का जो हम लोग का है लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट जो है उसमें हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन से किस प्रकार मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, इन सबों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग भी एक परसेंटेज कंपोजिशन के आधार पर कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं, एक क्वेश्चन उसमें हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, एक कंपाउंड है जिसमें कि तुमको कार्बन का तुम्हारा परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। देखते हैं, जैसे कार्बन का परसेंटेज है तुमको, कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन का हो गया तुमको दैट इज 40 पॉइंट या 39 पॉइंट समथिंग, अराउंड 40% करीब करीब 40% के अराउंड रख सकते हैं, 40%, चलो रफली ले लो। हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 3.3%, हाइड्रोजन हो गया करीब करीब 3.3% हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का परसेंटेज करीब करीब क्या होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा जोड़ लो 43.3 हो गया, तो 43.3 तो 100 में माइनस कर दो तो दैट इज 43.3, तो 43.3 तो 56.7% करीब करीब। इसका जो है तुमको मॉलिक्यूलर वेट दे देते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट 62 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 62 है। तो इसका निकालना है तुमको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू व्हाट, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आई हैव टू कैलकुलेट, यही होगा क्वेश्चन तुम्हारा। तो क्या करेंगे, इन 100 ग्राम जो है मोल ऑफ कार्बन, रेशियो ऑफ मोल ऑफ इन 100 ग्राम कंपाउंड, इन 100 ग्राम कंपाउंड रेशियो ऑफ मोल ऑफ कार्बन इज टू रेशियो ऑफ मोल ऑफ H इज टू रेशियो ऑफ मोल ऑफ O इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, इसका रेशियो कितना है तुमको 40% के अराउंड में लिखे हैं, 40/12 हो गया इसका। चलिए, हाइड्रोजन का क्या है तुम्हारा 3.3 है, 3.3/1, 3.3/1 एक्चुअली में ये रॉन्ग परसेंटेज दे दिया गया है तुम्हें, ये परसेंटेज तुम्हारा 3 ये 9.9 होगा, इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं एक मिनट। परसेंटेज यहाँ मुझे देने में क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया, तो 49.9 हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हें 50.1 करीब करीब हो गया, ये 56 इसको कर दिए, चेंज कर देते हैं 50.1%, 50.1%, O इक्वल्स टू 50.1%। चलो, तो यहाँ पर जो परसेंटेज को चेंज कर दिया गया, तो 9.9 करीब करीब है तुम्हारा, 9.9, तो ये हो गया तुम्हारा 9. और किसका है फिर, ऑक्सीजन का मोल, ऑक्सीजन का तुम्हारा 50.1/16, तो इसका देखो रेशियो क्या होता है तुम्हारा, तो 40/3 तो करीब करीब 3.3, ये 9:9। अब इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है 3.3, जो सबसे छोटा नंबर उसे डिवाइड कर दो, इज टू क्या होगा 9.9/3.3 इज टू 3.3 तो स्मॉलेस्ट हो गया रेशियो, दैट इज इक्वल्स टू 1:3:1। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया तुम्हारा, इसका इंपेरिकल फार्मूला का CH3O, ये इंपेरिकल फार्मूला मोल का ही रेशियो होता है, इंपेरिकल फार्मूला
जो पिछला लेक्चर देखा गया जो मैंने और भी समझाया था इसे, तो CH3O। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला मास कितना हो गया, मैंने एक रिपीट कर दिया, तुम इसका और भी देख सकते हो। इंपेरिकल फार्मूला वेट इक्वल्स टू 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 दैट्स इक्वल्स टू 31। फैक्टर कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट, इंपेरिकल फार्मूला वेट बराबर क्या हो गया 62/31 दैट्स इक्वल्स टू 2। 2 का फैक्टर है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू CH3O, अब जो फैक्टर 2 है तो 2 हो गया, C2H6O2, C2H6O2। अब जैसे कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला का स्ट्रक्चर, जैसे कि अब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दिए जा सकता है, तो उसके आधार पर इसके स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन किया जा सकता है स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो इसको जो डिस्टिंग्विश करेगा उसकी जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर फार्मूला जब पढ़ते हैं, जब इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद उसका हम लोग उसके रिएक्शन के द्वारा कुछ रिएक्शंस कराए जाएंगे और उसके द्वारा कुछ कंपाउंड्स जो बनेंगे उसका टेस्ट के आधार पर इसका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन किया जा सकता है, वो तो अलग क्वेश्चन होता है। तो आज हम लोग एक एडिशनल टॉपिक मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री। अगला जो टॉपिक है हमारा जिसका चैप्टर में जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री, तो इसको मिटा रहे हैं। समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ था और यहाँ पे मैंने आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन चेंज किया है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना 50.1% है करीब, तो दैट इज 50.1 कर लोगे इसको, तो तुम्हारा जो है इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, तो इसको मिटा रहे हैं। तुम लोग जिस स्टूडेंट को भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो, एनसीईआरटी बुक का तुम एक्सरसाइज पहले बनाना शुरू करोगे, पहले एग्जांपल वगैरह बनाओगे, इसके बाद एक्सरसाइज बनाओगे। जहां भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है, राइस ट्यूटोरियल ऐप के पर जा करके उसमें जो तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप कंप्लीट ऐप है जिसमें कि तुमको जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सब क्वेश्चंस, उसके डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, सारे के वीडियो लेक्चर सब वहाँ पे दिए हुए हैं, सभी तुम उसमें पढ़ सकते हो। उसमें जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए उसमें नोट्स भी मिल जाएंगे तुमको, इन सब का प्रिपरेशन बोर्ड के भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और तुमको जहाँ तक है उसमें जो भी स्टूडेंट को दिक्कत है, जहाँ भी उसे समझने में दिक्कत हो रही है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए तुमको पर्सनल क्लासेस भी उसमें लिए जाएंगे, पर्सनल क्लास के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो उस ऐप पर जा करके हमसे संपर्क करो और बाकी अपना तैयारी को आगे बढ़ाओ। राइस ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और अपने पढ़ाई को आगे करो। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री। MET और स्टोइचियोमेट्री। It relates the mass of reactants and products, reactant and products taking part in a chemical reaction, taking part in a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में जो कि पार्ट ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो बनते हैं, उन सबों के मास में क्या रिलेशन होगा, इसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, स्टोइचियोमेट्री में। तो ये एक छोटा सा डिफिनेशन हो गया स्टोइचियोमेट्री का। हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा जैसे समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल तुमको लेते हैं। पहले H2, सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2 प्लस O2 से क्या बनता है, H2O। इसी से हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है तुम्हारा,
ये तुम्हारा गैस स्टेज में होता है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा H2 क्या होगा, तुम्हारा गैस में रहता है, इसको G लिख सकते हो। O2 भी गैस में है तो इसको भी G लिख सकते हो। और H2O लिक्विड में इसको क्या लिख सकते हो, L लिख सकते हो। और इसमें तुम्हारा क्या हो गया, O2 का यहाँ पे क्या होगा 2H2O, यहाँ पे 2 हो गया तुम्हें तो 2O हो गया तुम्हारा, 2O एटम, इसको बैलेंस कर दिया, रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो जाहिर है H अब तुम्हारा बैलेंस करेंगे, यहाँ क्या रखते हैं 2H2 लिख देंगे, तो ये रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस हो गया तुम्हारा। इस रिएक्शन से जो हमें जानकारी मिलती है वो कुछ इस टाइप से है। इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स किसके, हाइड्रोजन के। एक मॉलिक्यूल किससे हैं, O2 से कंबाइन करते हैं और दो मॉलिक्यूल वाटर बनाते हैं, तो ये कहाँ सही होगा। फिर से इस बात को कह सकते हैं कितने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंबाइन करके क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल वाटर का निर्माण करते हैं। 2 मॉलिक्यूल H2, 1 मॉलिक्यूल O2 मिलकर के क्या रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल वाटर का बनाते हैं। तो यहाँ भी मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, इसको जब एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर दें, जैसे कि इसको, जैसे इसी को अगर कोई कहना चाहे कि 20 मॉलिक्यूल्स कितना से कंबाइन करेंगे O2 के, तो बिल्कुल आसान सा बात है, 2 मॉलिक्यूल करता है, 1 मॉलिक्यूल से कंबाइन, तो 20 मॉलिक्यूल कितने से कंबाइन करें, 10 मॉलिक्यूल से, जो यूनिटी मेथड से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद कहा जाए अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 20 मॉलिक्यूल्स हैं तो, और इसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। 2 मॉलिक्यूल्स इसका, मॉलिक्यूल इसका कंबाइन करके कितना मॉलिक्यूल बना देंगे, 2 और 1 से 2 बनता है, तो जाहिर है कि यहाँ पे 20 और 10 रहेगा इसका, तो कितना बन जाएगा, 20 मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब लेकिन इसको अगर मास के रूप में हम लोग ले जाना चाहें, ये तो मॉलिक्यूल के रूप में हुआ, इसके आधार पर हमने रिलेशन बनाया। अब इस मॉलिक्यूल को, जाहिर है कि मॉलिक्यूल से अगर मास रिलेट करना है तो हमको मोल के आधार पर चलना होगा, क्योंकि मोल से ही हम मास में क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास में जो कि मोलर मास है उसका हम लोग प्रयोग कर पाएंगे, तो मास में भी हम इंटर कर सकते हैं। अब बात रहा कि इससे मोल कैसे बनेगा, जाहिर है कि जब तुम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, तो 20 कर सकते हो, तो ये मॉलिक्यूल से जाहिर है कि हम एवोगाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 मोल बन जाएगा, तो ये 1 मोल, ये भी 2 मोल हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसी रेशियो में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, 2 मोल, 2 मोल क्या किसका हो गया, H2, 2 मोल H2, इसका कितना हो गया 1 मोल O2, ये कितने मोल बनेंगे, इसका 2 मोल बन जाएगा। ये भी एक रिलेशन हो गया तुम्हारा। और मोल जब हो गया मेरा, तो ये तो मास में भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल का जो मास होता है दैट इज मोलर मास ऑफ H2, तो इसका कितना होगा तुम्हारा 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट्स इक्वल्स टू 4 ग्राम, 4 ग्राम। ये कितना होगा तुम्हारा 16 इंटू 2 दैट्स इक्वल्स टू 32 ग्राम। और ये कितना होगा तुम्हारा 2 इंटू इसका जो एक मॉलिक्यूल का मास 1 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 ग्राम इक्वल्स टू 36 ग्राम। 36 ग्राम इसका हो गया तुम्हें। तो अब तुमको है इसके आधार पर देखो मास में हमारा रिलेशन निकल गया। क्या रिलेशन निकल गया, 4 ग्राम जो है तुम्हारा H2 32 ग्राम O2 से कंबाइन करके 36 ग्राम क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो पहले हमने मॉलिक्यूल का रिलेशन देखा, मॉलिक्यूल से मोल में आ गए, मोल से हम लोग मास में आ गए। तो क्या मास में रिलेशन आया, 4 ग्राम H2 कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम वाटर। ये तुम्हारा इसका रिलेशनशिप आ गया। तो इसको जो है इस रिलेशनशिप को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, तो 4 ग्राम। अब जैसे इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि कुछ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आप एकदम डायरेक्ट बना सकते हैं। अच्छा चलिए इसको जैसे कि इसको इसी क्वेश्चन इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे फाइंड द मास ऑफ find the mass of hydrogen reacts with 8 gram oxygen, 8 ग्राम ऑक्सीजन।
तो इसको निकालना, देखो इसका क्या है सॉल्यूशन। तो यहाँ जो रिलेशनशिप है इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो पहले ऑक्सीजन गिवन है तो ऑक्सीजन को ले लेंगे। तो 30 ग्रुप एज 32 ग्राम O2 reacts with 4 ग्राम H2, रिएक्ट विद 4 ग्राम H2। इसलिए कितना का चाहिए हमको, इसलिए 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1 ग्राम रिएक्ट्स विद 4/32 ग्राम, इसलिए 4 ग्राम, इसलिए कितना का 8 ग्राम, 8 ग्राम रिएक्ट विद कितना हो जाएगा 4/32 इंटू 8 इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम आंसर हो जाएगा। तो 1 ग्राम क्या होगा तुम्हारा, ये आंसर हो गया। अब इसी ढंग से कुछ क्वेश्चन हो सकता था कितना वाटर बनता, तो वाटर भी जैसे बना सकते थे 1 मतलब कि 8 ग्राम से अगर वाटर का 32 ग्राम प्रोड्यूस है, कितना ग्राम वाटर 36 ग्राम। बिल्कुल यूनिटरी मेथड से इसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अब है तुम्हारा जो है इस मोल का जो तुम्हारा है कंसेप्ट, ये समझ में आ गया होगा कि एक को हम लोग यूनिटरी मेथड से आपस में रिलेट कर सकते हैं अगर, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। पहले आप केमिकल रिएक्शन को जानें, उस केमिकल रिएक्शन के आधार पर क्या कर दें उसको, फिर उसको बैलेंस कर लें, बैलेंस करके उसके बाद क्या कर दें उसको, जो भी उसका मोल का रिलेशन है उसको, अगर मास में आपका रिलेशन है तो मास में जाइए, वॉल्यूम में तो वॉल्यूम में, मोल से फिर हाँ जिस भी ढंग से मोल का आपने जो पिछला जो लेक्चर वगैरह पढ़ा होगा उसमें क्वेश्चन ही बनाया होगा, तो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं हम लोग। चलो, तो अब है तुम्हारा एक टॉपिक है जिसका तुमको जैसे इसी का एक क्वेश्चन देते हैं। Find the mass of CaCO3 requires to produce 560 ml of CO2 at STP। इसका कितना होगा, इसका हमको निकालना है। तो एसटीपी पर इसका वॉल्यूम निकालिए, एसटीपी पर वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका कितना अमाउंट CaCO3 को, तो इन सबों में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से की जरूरत है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, हीट करने का ये सिंबल होता है, ये तो सॉलिड है, इसको हीट करेंगे तो CaO बन जाएगा सॉलिड प्लस CO2 गैस में बनेगा, ये गैस हो गया। तो जाहिर है कि ये तो बैलेंस है, रिएक्शन को मैंने बैलेंस करके देखा है तो सब कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन सब बैलेंस है, तो सारे बैलेंस ही है इक्वेशन ये। तो CaCO3 का क्या है, इसका 1 मोल है, तो इसका भी क्या है तुम्हारा, इसका भी 1 मोल बनता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है तो हम इसकी चर्चा नहीं भी कर सकते, हमारा इन दोनों के बीच में ही रिलेशन की बात करता है, हम इसी दोनों की बात करते हैं। इसका 1 मोल को प्रोड्यूस किया, हीट किया, तो हमने को 1 मोल CO2 मिलेगा, ये रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको तो अमाउंट चाहिए CaCO3 का क्वेश्चन को, और गिवन है 560 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो जाहिर है कि वहां वॉल्यूम का रिलेशन है और यहां मास चाहिए। तो हम लोग मोल को चाहें तो मोल को हम मास में भी जा सकते हैं, और गैस के लिए है तो वो हम लोग वॉल्यूम में भी जान सकते हैं 22.4 लीटर एट STP। तो इस तरह से जिस भी ढंग से रिक्वायरमेंट है उसकी ओर इसको क्वेश्चन को ट्रीट कर देंगे। जैसे मोल से इसका 1 मोलर मास के बराबर होगा मास, तो इसका मास निकाल लेते हैं। 40 + 12 + 16 × 3 = 100 ग्राम। 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू दिस मच, और इसका मोलिकुलर वेट भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन दैट इज 12 + 16 × 2 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम। लेकिन इसका मोल मास में, चूंकि हमारे क्वेश्चन में अगर मास से रिलेटेड कोई दिया हुआ तो हम उसको मोल मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ गिवन जो चीज है वो है किसमें,
वो है तुमको दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इसको 1 मोल इज इक्वल टू आई कैन राइट 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये गैस के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम में ही जाएंगे तो रिलेशन आएगा। तो इसको 22.4 लीटर, या तुमको तुम्हारा क्वेश्चन है 22,400 ml ऑफ एट एसटीपी, मतलब ml में कर दी, चूंकि तुम्हारा क्वेश्चन ml में था। तो अब यूनिटी मेथड तुम्हारा आ जाएगा 2400 ml CO2 is produced by 100 ग्राम CaCO3। तो 1 कितना सा हो गया, 100 बाय 22400, इसलिए 560 ml का क्या आ जाएगा, 100 इंटू 560 बाय 22400, तो ये हो गया 40 टाइम्स 40, और 100 बाय 40 दैट्स इक्वल्स टू 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा कि इसको मास से भी, इसका वॉल्यूम में भी दिए, इसको एक मोल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे चाहें। अब इसे कुछ क्वेश्चन भी इस ढंग से देता है कि हमने जो है इसका 10 ग्राम सैंपल को गर्म किया तो 560 ml हमने कार्बन डाइऑक्साइड पाया, तो इसका परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जो सैंपल है उसकी क्या है। तो आप देखिए यहां पर आपने 10 ग्राम से जब इतना पाया तो उसमें तो एक्चुअली तो 2.5 ग्राम ही CaCO3 था ना। अगर 560 ml ही पाया तो एक्चुअल CM अगर 10 ग्राम सैंपल हो, चाहे जितना भी आपका सैंपल है, लेकिन वो तो उसमें एग्जैक्ट कितने थे CaCO3, जो मतलब कि एक्चुअली में जो कि करेक्ट उसमें इतना ही प्योरिटी के साथ थे। तो जाहिर है कि उसका परसेंटेज क्या रहा होगा, 2.5 ग्राम CaCO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम इन 10 ग्राम, तो परसेंटेज क्या होगा इसका 2.5 बाय 100 इंटू 2.5 बाय 10 इंटू 100। तो 10 ग्राम, अगर क्वेश्चन में ये था 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में को हिट करने पर इतना प्राप्त हुआ, तो 10 ग्राम, लेकिन ये तो 2.5 ग्राम से ही होता है, तो आपकी परसेंटेज प्योरिटी उसकी क्या रही होगी, 10 ग्राम में 2.5 ग्राम ही प्योर CaCO3 है, तो 100 में कितना, दैट इज 25%। तो यही हो जाएगा तुम्हारा। तो इस ढंग से परसेंटेज प्योरिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस को तो बहुत तरीका से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को परसेंटेज के जोड़ करके उस ढंग से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन तो बहुत तरीके। अब एक हम लोग इसमें नया चीज देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट तो समझते ही होंगे, जो रिएक्शन, जैसे कि तुम जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट का क्या होगा तुम्हारा, अब तुम्हारा प्रोडक्ट का जैसे निकालना है तुमको, जैसे कि आप देखते हैं लिमिटिंग का रिएजेंट का एक जो रिएजेंट में भी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग का मतलब है जिसका अमाउंट क्या हो, लिमिट में हो। The reagent which exhausts first during a chemical reaction is called limiting reagent, जो कि क्या हो तुम्हारा, जो कि जल्दी समाप्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। जैसे कि तुमको देख सकते हैं एक लिमिटिंग रिएजेंट में है,
जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का मास कर लें, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन अभी बना रहे थे, मान लेते हैं H2 वाला ही एग्जाम्पल लें, या C+O2 से C+O2 से मान लेते हैं CO2 बनता है। चलिए एक और सिंपल सा ये भी रिएक्शन है C+O2 से, जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक एग्जाम एक्सरसाइज में दिया हुआ भी है। चलिए इसी को बात करते हैं। मान लेते हैं कि तो बैलेंस रिएक्शन, एक क्वेश्चन है जिसमें कि इसका 12 ग्राम इसका दिया हुआ है तुम्हारे पास, और इसका 16 ग्राम दिया हुआ है, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो इसका अमाउंट क्या होगा, दैट्स इक्वल टू व्हाट, कितना प्रोड्यूस होगा, यही क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए क्या है कि ये जो 12 ग्राम जो कंबाइन करता है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल से कंबाइन करता है। ये क्वेश्चन में हम लोग जो बैलेंस रिएक्शन के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर और इसमें 1 मोल इसका प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर 1 मोल का मास 12 ग्राम भी होता है, ये 12 ग्राम ही है, लेकिन इसका 1 मोल का 16 × 2 32 ग्राम है, बट गिवन मास कितना है, 16 ग्राम गिवन है तुम्हारा, ये 16 ग्राम ही गिवन है, ये भी 12 ग्राम गिवन है, तो ये गिवन मास है तुम्हारा। तो 12 इसका कितना प्रोड्यूस होगा, तो इसमें जो देखा जाए तो हमको यहाँ 12 ग्राम को पूरा कंज्यूम करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए था, 32 ग्राम, बट यहाँ पर क्या है, ये तो 16 ग्राम, ये तो पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो ये रिएजेंट पहले समाप्त होने वाला, इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पर जो हमने अभी निकाला ये क्या है, तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है ये, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन को जलाने के 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास मात्र 16 ग्राम ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि 12 ग्राम कार्बन जल ही नहीं पाएगा। जब 12 ग्राम कार्बन जल नहीं पाएगा तो 12 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेंगे। तो जो रिएजेंट्स के जो पहले समाप्त हो गए रिएक्शन में, दैट इज लिमिटिंग, जो कि बिल्कुल क्लियर है कि कौन होगा पहले समाप्त, ऑक्सीजन पहले समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 12 ग्राम को जलाने के लिए, मेरे पास 16 ग्राम है, तो ये तो जलेगा, तो बच जाएगा कुछ इसका 6 ग्राम ही बर्न होगा। देखो 32 ग्राम बर्न्स 12 ग्राम, तो 16 ग्राम कितना बर्न करेगा, 6 ग्राम, जो न्यूट्री मेथड से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे 12 ग्राम दिया, तो ये एक्स्ट्रा है, ये जो है कुछ 6 ग्राम इसका बचा हुआ रह जाएगा 6 ग्राम, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ क्या बना पाएंगे, इसके कुछ पार्ट बनाएंगे, कुछ पार्ट नहीं बनाएंगे। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट बनेगा वो कोई भी रिएक्शन में अब तय होगा। ये जल्दी रिएक्ट करके जब खत्म हो जाएगा, इसका समाप्त हो जाएगा, तो इसका कुछ अमाउंट बचा हुआ रहे तो वो रिएक्शन तो हो नहीं पाएगा। रिएक्शन होने के लिए दोनों की जरूरत है, एक खत्म हो गया तो रिएक्शन समाप्त हो गया। तो जब भी प्रोड्यूस होगा तो कोई भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसके लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसी कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे। तो इसका मतलब 12 ग्राम हमारे लिए ये अवसर डाटा हो गया, इससे की कोई जरूरत नहीं, हमको जो भी यूज होना है इसी से होना है। तो यहाँ पर अब रिलेशन है कि 1 मोल इसका 32 ग्राम प्रोड्यूस है, कितना इसका 44 ग्राम निकाल सकते हैं इसका। जैसे कि इसका तो है तुम्हारा इसका जो मास कितना था 16 × 2, इसी से बनेगा। अब क्वेश्चन इसी से बनेगा, कार्बन का मास से कोई मतलब नहीं है। 16 × 2 इक्वल टू 32 ग्राम, और इसका क्या होगा 12 + 16 × 2 दैट इक्वल टू 44 ग्राम। तो 32 ग्राम प्रोड्यूसेस, 32 ग्राम प्रोड्यूसेस कितना, 32 ग्राम O2 reacts with carbon to produce 44 ग्राम CO2। इसलिए कितना का, इसलिए हम लोग का 6 ग्राम का, चलिए इसलिए हम लोग का मतलब यहाँ पे 16 ग्राम का, हाँ 16 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 44/32 × 16 इज इक्वल टू 22 ग्राम प्रोड्यूस होगा आंसर। तो ये 22 ग्राम हो गया, 22 ग्राम, तो ये 22 ग्राम हो गया। तो जैसे तो कार्बन का देखो क्या था, समझ में आ गया होगा किस तरह का लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ, कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब हो गया कि जो रिएक्शन में पहले समाप्त हो जाएगा, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, और दूसरे रिएजेंट जो एक्स्ट्रा बचे हुए रहेंगे उससे कोई रिएक्शन को मतलब नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट यूं ही पड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि एक रिएजेंट समाप्त हो गया तो रिएक्शन ही रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जाहिर है कि आगे का जो काम होता है वो रिएक्शन किसके द्वारा होता है, लिमिटिंग रिएजेंट के। तो पहले हम लोग को जो किसी भी क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट पहले क्या करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन पहले रिएक्शन में समाप्त हो जाएगा। अब है इसका, जैसे कि एक क्वेश्चन तो तुम्हारा एग्जाम्पल में सॉल्व है एनसीईआरटी में, N2 + H2 से बन गया NH3, तो इसका जो बैलेंस कर लो, इसे गैसीय से, ये तुमको N2 है तो 2NH3 हो गया, और H2 में 6 हो गया, तो यहाँ भी 3H2 कर दो, तो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट, इसका
N2 का दिया हुआ 50 kg तुम्हारे पास गिवन है, इसका 50 kg मास, और इसका दिया हुआ है तुम्हारे पास 10 kg मास। तो क्वेश्चन है कि इसका कितना प्रोड्यूस होगा, व्हाट NH3 कितना बनेगा। ये एग्जांपल का तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब है इसमें रिलेशनशिप जो हम यहाँ देख रहे हैं क्या है तुम्हारा, 1 मोल, यहाँ पर तो N2 का 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल से कंबाइन करेगा तो इसका 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। और जाहिर है कि हमारा मास के बीच में ही रिलेशनशिप है, तो हम लोग मास के आधार पर ही देखेंगे। तो इसका मोलकुलर वेट पे चले जाइए, तो 1 मोल का कितना मास होगा, 14 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 28 ग्राम। और इसका क्या होगा, 3 इंटू 1 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 6 ग्राम। और इसका भी निकाल लीजिए, 2 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 34 ग्राम, 2 इंटू 17। अब यहाँ है कि 28 ग्राम 28 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए, 6 ग्राम जरूरत है किसकी, हाइड्रोजन की, और हमारे पास है 50 kg। तो 50 kg के लिए कितना चाहिए देख लेते हैं, क्या ये ज़्यादा पड़ रहा है उससे या कम पड़ रहा है, निकल जाएगा तो लिमिटिंग पता चल जाएगा। तो जैसे कि निकाल लेते हैं, मास ऑफ H2 रिक्वायर्स टू रिएक्ट विथ 50 kg N2, चलिए 50 kg N2। तो इसमें रिलेशन क्या है, मास ऑफ N2 रिक्वायर्ड, तो इसमें 6 ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है, 28 ग्राम के लिए चाहिए 6 ग्राम, 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम, तो एक के लिए कितना चाहिए, 6/28 इंटू 50 kg के लिए कितना चाहिए, ये दोनों ग्राम में था तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 50 kg दैट मच kg, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 300/28 300/28 kg, इट इज ग्रेटर देन 10 kg, ये ग्रेटर देन 10 kg। तो 10 kg से ज़्यादा H2 चाहिए, H2 का आपके पास 10 kg ही है, सो H2 तक पर मतलब क्या हो गया, हेंस 10 kg से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट हो गया, हेंस H2 इज लिमिटिंग एजेंट, हेंस H2 लेकिन 10 kg था तुम्हारा, तो 50 kg में से कुछ N2 बच जाएगा, हेंस H2 इज लिमिटेड, ये कम पड़ गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब जो क्वेश्चन जो प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो सिर्फ H2 के अकॉर्डिंग बनेगा, ना कि N2 के मुताबिक, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बच जाएगा कुछ। तो हम लोग जो अब लिखेंगे क्वेश्चन में कि 6 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद N2 प्रोड्यूसेस 34 ग्राम NH3, तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर बनाएंगे क्वेश्चन। 6 ग्राम H2 रिएक्ट्स विद N2 प्रोड्यूसेस 34 ग्राम NH3, इसी से बनाएगा, और इसलिए 10 kg कितना प्रोड्यूस करेगा, 10 kg कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 34 ग्राम बाय 6 ग्राम इंटू 10 kg, 10 kg है इसका, तो 10 kg कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 34/6 इंटू 10, 340/6 170/3 kg, तो ये होगा 56.6 kg के आसपास इतना प्रोड्यूस होगा। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा। देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को बनाने में, पहले क्या किया गया, N2 और रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लिया गया, तो उसमें देखा गया कि N2 का तुमको 1 मोल, इसका H2 का 3 मोल से कंबाइन करता है। तो हम यहाँ मोल में नहीं बल्कि मास में हमारे पास क्वेश्चन था, तो हम मोल में अगर था तो मोल में ही रिलेशनशिप ले लाते, लेकिन मास में था तो हमने मास में इसको ले जाने के लिए क्या किया, इसको मॉलिक्यूलर वेट से 14 × 2 दैट इज 28 ग्राम हुआ, इसका 6 हुआ 3 × 1 × 2, तो इसका 28 ग्राम कंबाइन करता है इसका 6 ग्राम से, तो 50 kg जो इसका दिया वो कितना से कंबाइन करेगा, 6/28 इंटू 50, 300/28 जो कि 10 से ज्यादा है। तो हमारा 10 यहाँ तो H2 का सप्लाई हमारे पास 10 kg है, तो 10 kg से ज्यादा कहाँ से लाएंगे, तो नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि H2 पहले समाप्त होने वाला है, तो इसलिए H2 मेरा लिमिटिंग है। अगर ये 10 से कम हो जाता है, इसका मतलब H2 कुछ बचा हुआ ही रह जाएगा। इसकी अमाउंट अगर 10 से कम रहती तो हमारे पास गिवन तो 10 है, 10 से ज्यादा है तो N2 लिमिटिंग एजेंट हो जाता, लेकिन 10 से ज्यादा रिक्वायरमेंट हो H2 लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो H2 लिमिटिंग एजेंट हो गया, H2 के आधार पर ही क्वेश्चन रहेगा। इसके कुछ अमाउंट चूंकि बचे रह जाएंगे रिएक्शन के बाद, तो इससे नहीं काम करेंगे हम लोग, तो इसी से काम होगा। तो इससे काम करने क्या करें, 6 ग्राम प्रोड्यूस 34 ग्राम, तो 34/6 इंटू कितना का 10 kg है तुम्हारे पास, 340 kg/6,
170/3 दैट इज 56.6 या 56.7 kg। तो आई थिंक कि सब मुझे लगता है कि समझ में आ गया लिमिटिंग एजेंट कैसे काम करता है। लिमिटिंग एजेंट बनाने के लिए, जैसे लिमिटिंग एजेंट बनाने के लिए कुछ और भी जैसे कुछ रूल्स बना लेते हैं लोग, मोल में डिवाइड करके, जैसे भी बना सकते हो, इसको अपना प्रैक्टिस करने की बात है। जो भी तुम्हारा लाइव क्लासेज में जो भी बात करोगे, जहां भी दिक्कत है, जिस तरह से तुम राइटवेल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जिस भी तुमको टाइप से उसमें जैसे जैसे भी समझना हो, जिस भी तरह की समस्याएं, जिस टाइप से बात करना चाहोगे, जो भी तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है, उसके आधार पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को बना लो। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन को देखो, तुम अब सॉल्व कर सकते हो लगभग, बहुत सा थ्योरीज वगैरह है तो बता ही दिए हैं। और तुम्हारा अब जो है तुम्हारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिएक्शन के बाद इसके क्वेश्चंस वगैरह तुम बना सकते हो एनसीईआरटी बुक। उसके बाद तुमको एग्जाम्पलर का है। तो अब एक और चीज तुमको दिया हुआ है, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो बहुत से जो रिएक्शन कराए जाते हैं वो अक्सर लिक्विड स्टेट में, वाटर में या सॉल्यूशन में रहते हैं, उसी में रिएक्शन होते हैं। तो उसमें जो रिएक्शन होते हैं, तो उसमें रिएक्शन होते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ जो किसी का बताने के लिए अक्सर हम लोग जो है कुछ परसेंटेज के रूप में, कंपोजिशन में, या एक मोल के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी, ये सभी यूनिट होते हैं। तो इसका मतलब कि यूनिट तुम्हारा जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोई रिएक्शन जैसे भाग लेते हैं, तो अक्सर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में कराते हैं, पानी में अक्सर बहुत से सॉल्यूशन कराए जाते हैं। तो उसके अमाउंट को बताने के लिए किसी भी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट को जो कि सॉल्यूशन में ही रहेंगे, तो हम लोग 2-3 यूनिट का प्रयोग करते हैं। एक तो है तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, परसेंटेज वेट, परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज मास। तो परसेंटेज मास ये W/W हो सकता है, वेट बाय वेट में ही दे दो पहले। 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन हैज 5 ग्राम रिएक्टेंट, then the percentage composition of reactant is 5% W/W। अगर देखो 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम को रिएक्टेंट है तो उसको परसेंटेज बता दीजिए। और वॉल्यूम में क्या करते हैं, 100 ml सॉल्यूशन हैज 5 ग्राम रिएक्टेंट, 5 ग्राम रिएक्टेंट, देन 5% क्या होगा तुमको, कंपोजिशन हो गया W/V। 100 ml में तो इसको W/V में कहते हैं। तो ये तुमको दो तरह से रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल परसेंटेज का काम है, ये तो काफी आसानी से तुम समझ सकते हो कि 100 ग्राम में दिया हुआ है तो वो क्या, जितना ग्राम रिएक्टेंट के होंगे उतना परसेंट हो गया उसका कंपोजिशन। और 100 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं तो उसमें भी क्या कहा जाएगा, वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होगा, वेट बाय वॉल्यूम। और तुम्हारा दूसरा हो सकता है तुम्हें एक देता है जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। सेकेंड यूनिट जो तुम्हारा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। If A and B two component present in a solution, then mole fraction of A equals to Na/Na plus Nb। Na क्या है तुमको, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मोल ऑफ ए दैट इक्वल्स टू मास ऑफ ए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, यही हो गया। और यही इसी ढंग से क्या है, Nb क्या है तुम्हारा, मोल ऑफ बी
दैट्स इक्वल्स टू मास ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ये तुम्हारा हो गया मास ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। इसी ढंग से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर कहेंगे, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का मतलब उसका मोल जितना है जो भी कंपोनेंट का बात है जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है बाय टोटल मोल, जितना भी मोल है मतलब कि एन बी बाय क्या हो गया एन ए प्लस एन बी, यही है तुम्हारा। तो इसका डायरेक्ट वहां लिखा हुआ है तुम्हें, और क्लियरली ये देख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी करोगे दैट्स इक्वल्स टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी प्लस क्या हो गया एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया? एलसीएम लेके देखोगे तो तुम्हारा 1 हो गया कट के, तो 2 ही कंपोनेंट इसलिए जोड़ 1 हो गया। अगर 3 कंपोनेंट है तीनों का सम 1 होगा, तीनों का मोल फ्रैक्शन का। और जैसे ए बी सी 3 कंपोनेंट है तो एक्स ए कितना होगा? एन ए बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। तो तीनों कंपोनेंट का निकालेंगे, तीनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे तब 1 पूरेगा। तो इस तरह से क्या निकालता है? मोल निकालता। मोल निकालने का तरीका है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। जो एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। इससे मोल निकल सकता है। मोल से क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन के रूप में भी किसी सॉल्यूशन में कितना किसी का मोल है इसको बताया जा सकता है कि कितना अमाउंट किसी सॉल्यूशन में उसका प्रेजेंट है। तीसरा यूनिट होता है तुमको जिसको हम लोग जो काफी प्रचलित भी है दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। चलो उसकी चर्चा करते हैं, इसको लिख लो। अब है तुमको मोलरिटी। Molarity, the number of mole of solute present in 1 liter of solution is called molarity of the solution। तो मोलरिटी जो तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल को जैसे क्या है मोलरिटी का सिंबल m लिखते हैं। मोल को तो क्या n बाय क्या लिख सकते हो? n अगर b तुम्हारा b को nb कर दो तो अगर सॉल्यूट b है तो ये सॉल्यूट हो गया nb। सॉल्यूट को जनरली b लिख सकते हैं। v इन लीटर, वॉल्यूम को v सिंबल देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। या इसको और इलिबरेट करना चाहो तो मास ऑफ मोल क्या है? मास ऑफ b बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b इंटू v। अगर इन ml है तो इंटू 1000 कर दो तो ये क्या होगा? लीटर में बदल जाएगा। तो ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b दैट इज सॉल्यूट b, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट b। और ये क्या है? mb क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट b जो गिवन मास होगा सॉल्यूट b। इन सबको फार्मूला पर आसानी से बना सकते हो, इन सबका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। इसको फार्मूला पर देख लो, एक्सरसाइज में भी तुमको दिया हुआ है, एक्सरसाइज में आसानी से फार्मूला बैठा सकते हो, इन सबों पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबका कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है। ml को लीटर बदलना है। तुम्हें जो भी इसके बाद क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत हो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। आई होप कि इस समय दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आसान ही प्रश्न दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो बना सकते हो। तो अब है तीसरा है तुमको लास्ट तुम्हारा जो है मोलरिटी है दिया हुआ। इसका मैंने फार्मूला वगैरह बता दिया। फार्मूला है तुम्हारा, कंसेप्ट क्या है? किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितना कि मोल ऑफ सॉल्यूट था दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। और तुम्हारा जो एक और जो यूनिट है जिसका हम लोग कहते हैं मोलरिटी। The number of molecules present in 1 kg solvent is called molality of the solution. Is called molality of the solution.
तो मोलैलिटी क्या हो गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1 केजी सॉल्वेंट में जितने मोल होंगे, ये सॉल्वेंट मास पर दिया हुआ है, 1 केजी सॉल्वेंट, वहां 1 लीटर सॉल्यूशन था मोलैलिटी में, तो इसका सिंबल होता है स्मॉल m होता है। तो इसको क्या लिखते हो, फिर जैसे लिखते हो NB बाय WA इन केजी हो सकता है इसका सिंबल, या इसको और इलिबरेट करें तो MB बाय W MB, तो इसको W के बजाय इसको कर दो MA, तो MB कर दो, MA कर दो, इसको सिंबल को MB बाय MB बाय हो गया तुम्हारा NB है बाय MA, ऐसा कर दो। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, MB बाय WB इंटू MB, अगर इन ग्राम है ये, इन ग्राम है तो इंटू 1000 कर दो, केजी में बदल जाएगा। मोल है ये तुमको मास ऑफ बी सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी सॉल्यूट, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा, ये तो मतलब कि मोलैलिटी निकल जाएगा। 1 केजी सॉल्वेंट में जितना मोल होगा किसी सॉल्यूट का, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल होता है दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और इन सब को रिलेट करने में अक्सर एक दो चीज जो आता है जिसको डेंसिटी, डेंसिटी क्या आता है तुम्हारा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक टर्म आ गया तुम्हारा डेंसिटी आता है, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इससे रिलेट कर दे, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है, या SI यूनिट में जो कि जनरली अगर यूज करें तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस जो कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो ये तुमको मास को, वॉल्यूम को इधर उधर करने के लिए इन सबों का प्रयोग किया था, तो इन सबों के आधार पर भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका यूज करके इस फार्मूला को, क्वेश्चन को तुम बनाने का कोशिश कर सकते हो। दूसरी बात कि इसमें जिसमें भी इस तरह के जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसका जो कि तुमको अगर RC मुखर्जी का बुक देखो तो उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबको स्टोचियोमेट्री अलग कर दिया गया, इडियोमेट्री जो वॉल्यूम एनालिसिस होता है, जिसको कि एनसीईआरटी बुक में तो ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन के भी उसके अलग से क्वेश्चन से चैप्टर किए हुए हैं। या तुम राइट ऐप पर भी आओगे तो उसमें भी तुमको और भी हार्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के भी सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और भी जिसमें प्रैक्टिस भी तुम कर सकते हो। तो राइट ऐप को तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे उसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बनना वो भी पूछ सकते हो, तुम लाइव क्लास भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डाउट सेशन है वो भी कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर का लगभग सारा जो एनसीईआरटी बुक में जितने टॉपिक दिए हुए हैं जो केमिस्ट्री के, वो सारे समाप्त हो गए। कुछ और एडिशनल टॉपिक जो हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में आते हैं, जैसे कि नीट हो, जेई हो, तो उन सबों में की भी कुछ टॉपिक का एक मतलब जो लेक्चर है वो ले लेंगे अलग से, और एडिशनल टॉपिक का, और जो एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो तुम्हारा सिलेबस है प्रिसाइजली, वो सारे टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के इसमें डील हो गए। जो क्वेश्चंस की जहां तक बात है, क्वेश्चंस मैंने कुछ एग्जांपल समझाने के लिए जरूरी समय बता दिए हैं, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन जिसको भी जो दिक्कत आ रहा है, जो भी पूछना चाहता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वीडियो लेक्चर में ये होता है किस स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो रही है वो समझ में नहीं है, मतलब वो बहुत जगह पर नहीं डील हो पाती है। तो उसके लिए तुम पर्सनली हमसे संपर्क कर सकते हो, और आसानी से उसको जो है समझाया बताया जा सकता है, काफ़ी आसानी से। जो भी डाउट तुम्हारे मन में आ रहा है, तुम पर्सनल तुम केयर चाहते हो पर्सनल, या तुम लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो जहां पर तुम इंटरेक्ट कर सकते हो हमसे, और इंटरेक्शन के बाद ही जो भी कंफ्यूजन आता है माइंड में, वो स्टूडेंट का माइंड में जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। और तुम्हारा क्वेश्चन बनाने की जहां तक बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एनसीईआरटी बुक से बना लो, फिर एग्जाम्पलर से भी बना सकते हो, और उसके बाद तुमको जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा, राइट ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें तुम्हें सारे काफ़ी नोट्स भी तुम्हारा लिखना चाहो, जो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड के लिए भी देंगे, जो इनिशियल स्टूडेंट है 11-12 के, वो अपना बोर्ड के लिए भी उसका क्या करें, नोट्स ले सकते हैं। और जेईई मेन से नीट या एग्ज़ाम नीट हो या एडवांस हो, उन सबों के लिए तुमको चाहो तो जो भी क्वेश्चंस बना रहे हो, उन सबों में कहीं भी डाउट हो रहा है तो बिल्कुल बेहिचक उसमें जो है जो नंबर दिए हुए हैं उससे डायल करो, हमसे पर्सनल मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।